हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर HPSC द्वारा जो यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई हैं और जिनके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट 27 अगस्त है, उसकी हम तैयारी अपने चैनल पर करवा रहे हैं। और उसी के संदर्भ में आज मेरी है क्लास नंबर 14। तो जिसने भी नहीं देखी हैं वो पीछे की क्लासेस देख ली। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपने पीछे की जो 13 क्लासेस मैंने डाली हैं सभी ने देख ली होंगी और अपने नोट्स बना लिए होंगे, क्योंकि मैंने शुरुआत की जो वीडियो बनाई थी उनमें सभी को बताया था कि किस प्रकार से आपको स्क्रीनिंग और सब्जेक्टिव की तैयारी एक साथ करके चलना है। और सारा सब कुछ मैंने बताया था कि स्क्रीनिंग के लिए आपको किस प्रकार से नोट्स बनाने हैं और सब्जेक्टिव के लिए आपको किस प्रकार से नोट्स बनाने हैं। तो ये सारा मैं पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ। आज मैं यहाँ पर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहूँगी। और सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे जायसी ग्रंथावली। यानी कि जायसी ग्रंथावली जो है एक आलोचनात्मक ग्रंथ है और किसके द्वारा इसका संपादन किया गया तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यानी कि जायसी ग्रंथावली एक आलोचनात्मक ग्रंथ है और जिसकी रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने की। इनका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। तो यहाँ पर हम एक बात ध्यान देने योग्य है कि जायसी ने एक रचना लिखी थी पद्मावत। तो सभी इसके नाम से वाकिफ हैं और कोई भी एग्जाम हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि जायसी द्वारा रचित पद्मावत में से प्रश्न ना पूछा जाए। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये है क्या, एक आलोचनात्मक कृति है जायसी ग्रंथावली नाम से और इसका संपादक किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो पद्मावत जायसी ने लिखी थी और पद्मावत के अंतर्गत जो है 57 खंड हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 57 खंड है। और लेकिन हमारे सिलेबस में जो है पद्मावत का एक ही खंड हमारे सिलेबस में दिया गया है और वो है नागमती वियोग खंड। यानी कि जो कि 30वां खंड है और उसका नाम है नागमती वियोग खंड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा खंड है, क्योंकि अगर स्क्रीनिंग एग्जाम में इनसे पूछा जाएगा तो यही प्रश्न पूछा जाएगा। एक में इससे पहले मैंने कल ही वीडियो डाली थी जिसमें विद्यापति की लिखी थी और विद्यापति की जो पदावली थी जिसका संपादन डॉक्टर नरेंद्र झा ने किया था, तो उसमें 1 से 25 तक पद थे और पदों की जो है मैंने 2-4 पदों की व्याख्या आपको बताई थी। तो मैंने ये सोचा कि अगर अभी से हम व्याख्या करने लगे तो बहुत ज़्यादा हमारा समय बर्बाद हो जाएगा और स्क्रीनिंग की तैयारी जो है हमारी नहीं हो पाएगी। तो मैंने ये सोचा है आज से कि जो पदों की व्याख्या है वो हम तब करवाएंगे जब हमारा सब्जेक्टिव पेपर पास में होगा, यानी कि स्क्रीनिंग हो चुका होगा। उसके बाद मैं इन पदों की व्याख्या करवाऊंगी, क्योंकि इसी प्रकार से शुरू में जो मैंने 2-3 टॉपिक करवाए हैं जैसे कि रेवा तट है चंद्रवरदाई द्वारा जो पृथ्वीराज रासो का, और इनमें सभी में क्या है पद हैं और पदों की व्याख्या पूछी जाएगी तो वो केवल सब्जेक्टिव पेपर में पूछी जाएगी। लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए अभी स्क्रीनिंग के लिए और उसकी स्टोरी क्या है आपके माइंड में रहेगी। तो कोई पात्र पूछे या फिर किसी भी प्रकार का प्रश्न स्क्रीनिंग में पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो मैंने यही सोचा है कि जैसे अब जायसी ग्रंथावली है जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया, तो इसमें काफ़ी पद हैं, जैसे 21 से 70 तक है शायद, इतने पद हैं। तो इतने पदों की व्याख्या अगर हम करेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। और इसके बीच में मैंने कबीर के पद छोड़ दिए, तो कबीर के पद तो भाई 100-150 के लगभग हैं। तो उसमें काफ़ी हफ्ता एक निकल जाता लगभग और हो सकता है नहीं भी हो पाते। तो मैंने ये सोचा है कि पदों की जो व्याख्या है वो मैं बाद में करवाऊंगी। और थोड़ा सा अब हम स्क्रीनिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ से शुरुआत करती हूँ मैं आज के इस वीडियो लेक्चर की कि आचार्य शुक्ल द्वारा जो संपादित आचार्य शुक्ल द्वारा संपादित पद्मावत यानी कि जायसी ग्रंथावली, ये नाम है जायसी ग्रंथावली। उसमें इन्होंने जो पद्मावत नामक रचना है उसका एक खंड उठाया नागमती वियोग खंड
और उन्होंने अपनी रचना का नाम दिया, उन्होंने मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी रचना का नाम दिया जायसी ग्रंथावली। तो जायसी ग्रंथावली नामक जो पुस्तक है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखी गई है, उसके अंतर्गत नागमती वियोग खंड का वर्णन किया गया है और ये पद्मावत का 30वां खंड है। आपसे स्क्रीनिंग में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान रखना है कि जायसी ग्रंथावली का संपादन किसने किया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। अब हम पद्मावत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पद्मावत जो है किस की रचना है, तो ये जायसी की रचना है और इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। और पद्मावत के अगर कुल खंडों की बात करें तो इसमें 57 खंड हैं। लेकिन कई बच्चे सोच रहे होंगे जैसे कि आप गूगल से सर्च करेंगे तो उसमें कुछ अलग खंड दिखाते हैं। ठीक है, तो इसमें 57 खंड है और इसका जो प्रिय अलंकार था वो था उत्प्रेक्षा। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे सीधे तौर पर पूछे जा सकते हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व जितने भी जो लिखे गए 4 प्रेमाखानों का उल्लेख किया है, मतलब ये तो चलो रहने देते हैं, काफ़ी प्रेमाखान हैं। जैसे कि आपको पता होगा मधुमालती है, मृगावती है, ठीक है, प्रेमावती है, तो ये सारे जो है प्रेमाखान हैं। ठीक है, और मलिक मोहम्मद जायसी जो है भक्ति काल के कवि हैं और ये भी आपको पता है कि भक्ति काल को 2 काव्य धारों में बांटा गया है, सैगुण और निर्गुण। तो ये निर्गुण काव्य धारा के प्रेमाश्री जो शाखा है उसी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपका सूफी काव्य आता है। तो ये मैं यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि भक्ति काल के अंदर हमने बहुत ही डिटेल से इनको पढ़ा रखा था। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पद्मावत के बारे में बताया, इसमें 57 खंड है। इसका प्रमुख जो अलंकार था वो उत्प्रेक्षा था। अब जायसी जो है इनके प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिदी यानी कि मुहीउद्दीन के शिष्य थे। अब जायसी के कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कि जायसी के गुरु का नाम क्या था, तो मुहीउद्दीन नाम था, आपको ध्यान रखना है। और ये भी पूछ ले कि जायसी जो है किसके समकालीन थे, किस राजा के समकालीन थे, तो ये शेर शाह के समकालीन थे। ठीक है, और अमेठी के निकट जायस नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था। अब जायसी की जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं हम उन पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे कि पद्मावत है, तो ये तो आप सभी को पता ही है, पद्मावत के बारे में मैंने बताया। अब पद्मावत के अंतर्गत जो है ना कुछ इनमें प्रतीकार्थ का प्रयोग किया गया है, मतलब जो पद्मावत के पात्र हैं वो प्रतीक रूप में लिए गए हैं। जैसे कि जो रतन सेन है, आप लिख लेना, मैं बोल देती हूँ, काफ़ी टाइम लगता है। जो रतन सेन है वो मन का प्रतीक है और यहाँ पर इसमें एक जगह का नाम प्रयोग किया गया है, वो सिंघल है और सिंघल को जो है हृदय का प्रतीक माना गया है। उसके बाद इसकी एक नायिका है पद्मावती और पद्मावती जो है श्रद्धा या सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। उसके बाद इसमें एक हीरामन तोता का नाम आएगा, तो हीरामन तोता जो है ये किसका प्रतीक है, तो ये गुरु का प्रतीक है। उसके बाद इसमें एक और अलग से पात्र आएगा नागमती, और नागमती जो है दुनिया धंधा या सारिक जो बुद्धि का प्रतीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद एक और पात्र आएगा राघव चेतन, तो राघव चेतन जो है शैतान का प्रतीक है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में ऐसे ही लिख रही हूँ, आप ध्यान रखने, मैं बोल सही रही हूँ। उसके बाद अलाउद्दीन का भी नाम आएगा, तो अलाउद्दीन जो है आप इसमें अलाउद्दीन जो है माया का प्रतीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके जितने भी पात्र हैं वो प्रतीकार्थ हैं, मतलब किसी न किसी का प्रतीक हैं वो, और ये मैंने आपको सारा बता दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो अगर मैं जायसी की कुल रचनाओं की बात करूं तो पद्मावत है, पद्मावत आपको पता ही है, पद्मावत के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये दूसरा अखरावट है, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जो पद्मावत है इसमें किसकी प्रेम कहानी बताई गई है, इसमें नागमती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी बताई गई है। उसके बाद अगर मैं अखरावट की बात करूं तो अखरावट के अंदर जो हमारी वर्णमाला है हिंदी की, उसके एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। कई बार इनका वो पूछ लेते हैं आपसे, तो अखरावट अक्षर बोलते हैं ना, तो एक एक वर्ण को लेकर इसमें सिद्धांत दिए गए हैं। उसके बाद एक इनका आखिरी कलाम, एक और पुस्तक है आखिरी कलाम, तो आखिरी कलाम में इन्होंने क्या किया है, इसमें कयामत का वर्णन किया गया है, मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा है इसमें। ठीक है,
उसके बाद थोड़ी चुटपुट और हैं, कैरानामा और मसलानामा, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। लेकिन जो प्रमुख रूप से कथन पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने जायसी द्वारा कितने ग्रंथों को माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की अगर बात करूं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जायसी के केवल 3 ग्रंथ माने हैं, और 3 ग्रंथ में है पद्मावत है और अखरावट है और आखिरी अखरावट है और आखिरी कलाम है। आखिरी कलाम से प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें किसका वर्णन है, इसमें कयामत का वर्णन है, ठीक है। और अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत निरूपित किया गया है। शायद ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। और जो नागमती, जो पद्मावत का नागमती वियोग खंड है, वो हिंदी साहित्य की एक अनुपम निधि है, ठीक है। इसी के बारे में विजय देव नारायण साहा ने कहा है पद्मावत के बारे में, क्या कहा है कि हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिडी कृति कहा है, ठीक है। और इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें किस प्रकार के दोहा छंद का प्रयोग किया जाता था, अलंकार तो मैंने उत्प्रेक्षा बताया। तो जितने भी हमारे प्रेमा खान थे, जैसे मधुमालती है, मृगावती है, चित्रावली है, तो इनमें क्या था कि इन प्रेमा खानों में 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा थी। तो 7 चौपाई के बाद एक दोहा किसमें दिया जाता था, वो 2 रचनाएं हैं, एक पद्मावती है और दूसरी चित्रावली है। तो आई होप ये आपको समझ गए होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। और अब शुरू करते हैं हम अपने जायसी ग्रंथावली, जिसका संपादन किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो शुरू करते हैं। आचार्य शुक्ल द्वारा संपादित जो पद्मावत है, यानी कि जो जायसी ग्रंथावली है, का 30वां खंड नागमती वियोग खंड है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब पढ़ते हैं कि पद्मावत में या नागमती वियोग खंड में है क्या, किन बातों के लिए प्रसिद्ध है, क्या इसके अंदर कुछ है, ये सारा हम पढ़ेंगे। तो पद्मावत में श्रृंगार का वियोग पक्ष, श्रृंगार का आपको पता है श्रृंगार के 2 पक्ष होते हैं, एक वियोग और एक संयोग। जब प्रेमिका प्रेमिका से मिलन होता है तो वो संयोग पक्ष होता है, और जब उनका विरह होता है, बिछड़न होता है, तो उसे वियोग पक्ष कहते हैं। तो पद्मावत में श्रृंगार का वियोग पक्ष 3 चरित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। वियोग पक्ष को दर्शाया गए प्रश्न पर ध्यान रखना है आपको। तो 3 जो पात्र हैं वो कौन कौन से हैं, जो 3 चरित्र हैं, तो वो रतनसेन, पद्मावती और नागमती, ठीक है। जायसी ने नागमती के विरह का विस्तृत वर्णन किया है। अब जो नागमती है, इसका ये राजा रतनसेन की पत्नी है, और इसके विरह का वर्णन किया है। जब रतनसेन को पता चलता है पद्मावती के बारे में, तो ये इसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, ये भी इसके प्रेम की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो उस दौरान जो नागमती का विरह वर्णन है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है, जो बेहद ही रमणीय, सुंदर व मार्मिक है। नागमती रतनसेन की पत्नी है, ये आपको ध्यान रखना है। नागमती किसकी है, नागमती बुद्धि का प्रतीक है, ये भी आपको बता दिया है। जो और रतनसेन जो है, ये मन का प्रतीक है, मतलब मन जो है मन का प्रतीक है, और नागमती सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नागमती रतनसेन की पत्नी है, जो रतनसेन के पद्मावती की खोज में सिंगल द्वीप जाने पर 1 वर्ष तक पति से अलग रहने के कारण विरह वेदना भोगती है। तो विरह वेदना कौन भोगती है, नागमती मतलब भोगती है। और जो रतनसेन है वो पद्मावती की खोज करते करते, पद्मावती जो थी वो कहाँ की रानी थी, तो ये सिंगल द्वीप की थी, ठीक है, राजकुमारी थी। सच ये है कि जायसी का भावुक मन नागमती के वियोग में ही अधिक रमा, ठीक है। इस संबंध में शुक्ल जी की स्पष्ट धारणा है कि नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है, ठीक है। नागमती के विरह वर्णन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह मानी गई है कि इसमें नागमती को रानी के रूप में नहीं, एक साधारण विरह दग्ध नारी के रूप में वर्णित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है कि नागमती वियोग खंड, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि नागमती के वियोग खंड में वियोग का वर्णन करने में ही जायसी का अधिक मन रमा। और इसमें नागमती के विरह वर्णन की सबसे प्रमुख विशेषता क्या बताई है कि नागमती को यहाँ पर एक रानी के रूप में नहीं, बल्कि एक साधारण स्त्री की जो दशा होती है वही
नागमती की हुई और इसी का वर्णन, उसी के विरह का वर्णन इस वियोग खंड में किया गया है। शुक्ल जी कहते हैं, अपनी भावुकता का बड़ा भारी परिचय जायसी ने इस बात में दिया है कि रानी नागमती विरह दशा में अपना रानीपन बिल्कुल भूल जाती है। वो भूल जाती है, इतना विरह उसे सताता है कि वो भूल जाती है कि वो एक रानी है और अपने को केवल साधारण नारी के रूप में देखती है। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि नागमती को जायसी जी ने एक रानी के रूप में लेकर उसका विरह वर्णन किया है या साधारण नारी के रूप में, तो नागमती जो है अपने पति के वियोग में अपना रानीपन जो है वो भूल जाती है और एक साधारण नारी के रूप में अपने आप को देखती है। इसे सामान्य स्वाभाविक वृत्ति के बल पर उसके विरह वाक्य छोटे बड़े सबके हृदय को समान रूप से स्पर्श करते हैं। मतलब जो उसकी स्वभाव है, एक साधारण नारी के परिणाम स्वरूप उसका जो स्वभाव है, स्वाभाविक वृत्ति है, उसी के कारण जो उसके वाक्य हैं विरह के छोटे छोटे, वो कोई भी इंसान चाहे कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो, सभी के हृदय को समान रूप से स्पर्श करते हैं। नागमती के विरह वर्णन की एक प्रमुख विशेषता यह है कि उसका विरह केवल व्यक्तिक संयोग सुख की प्रेरणा पर आधारित नहीं है। देखो, एक तो आदमी जब विरह महसूस करता है तो उसका व्यक्तिगत संयोग होता है, लेकिन यहाँ पर उसका जो विरह केवल व्यक्तिगत संयोग सुख की प्रेरणा पर आधारित नहीं है, बल्कि जीवन के लोक व्यवहारों तथा कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। इस बात पर आपको ध्यान रखना है। नागमती मध्यकाल की एक हिंदू नारी है जिसके जीवन की सारी सार्थकता उसके पति में केंद्रित है। तो ये बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं। यहाँ से हम इसकी भूमिका बता रहे हैं अभी आपको, उसका जो सार है नागमती वियोग खंड का, मैं वो भी अभी आपको बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नागमती के वियोग में इस ग्रहास्थिक चेतना ने अद्भुत मार्मिकता का समावेश कर दिया है। ग्रहास्थिक मतलब जो ग्रस्त चेतना है, उसने अद्भुत मार्मिकता का समावेश कर दिया है। मार्मिक मतलब मर्म, मतलब दिल को स्पर्श करने वाला। विरह वर्णन में फारसी मनस्वियों की शैली प्राय ऊहात्मक हो जाती है। अब यहाँ पर मनस्वी शैली आया है, तो मनस्वी शैली पर भी हम चर्चा करेंगे कि जितने भी प्रेमाखान है वो मनस्वी शैली में लिखे गए हैं, तो फारसी मनस्वी शैली में। लेकिन इसके संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जो प्रेमाखान है और जिसको लोग फारसी मनस्वी शैली के आधारित कहते हैं, तो ऐसी बात नहीं कि ये फारसी शैली है। हमारे हिंदू धर्म में भी ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं जिसमें इस प्रकार के जो प्रेम वर्णन है वो देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा हटके है, तो उसके बाद में चर्चा करेंगे, कभी फिर से प्रश्न आएगा जब। इसको ऊहात्मक क्यों कहा है? मनस्वियों की शैली प्राय विरह वर्णन में फारसी मनस्वियों की शैली प्राय ऊहात्मक हो जाती है। तो ऊहात्मक का अर्थ है विरह का ऐसा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, मतलब विरह का ऐसा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना जो असामान्य होने के साथ साथ कहीं कहीं कुरुचिपूर्ण या जुगुप्सापूर्ण होने लगता है। मतलब अतिशयोक्ति मतलब ये है कि किसी किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर देते हैं, तो उसमें पाठक को थोड़ी सी कुरुचि हो जाती है और उसका जो ध्यान है वहाँ से हट जाता है, तो उसे ऊहात्मक कहा है। नागमती के विरह वर्णन में जायसी ने ऊहात्मकता का सहारा तो लिया है, किंतु उसे कहीं भी मजाक का विषय नहीं बनने दिया। देखो, जब जो चीज़ ऊहात्मकता जिसमें आ जाएगी, यानी कि अतिशयोक्ति जिसमें हो जाएगी एक आवश्यकता से अधिक, तो फिर वो मजाक तो बनना ही है। लेकिन जायसी ने ऐसा नहीं होने दिया, इसमें कहीं पर भी इसका मजाक नहीं बनने दिया। तो अब हम पढ़ते हैं जो कहीं भी इसका मजाक। अब शुरू करते हैं हम कथा सार, और ये एक ही पेज का है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ पढ़ें। अब कथा सार मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसकी कथा जो है ना आपको इस तरीके से कहीं नहीं मिलेगी। आपको पद मिलेंगे और पदों की व्याख्या आपको पता नहीं आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। तो अगर इसका कथा का सार आपको पता है तो आप थोड़ा सा, अगर कोई पद या कोई पंक्ति आपके पेपर में पूछी जाती है तो आप आसानी से उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पंक्ति तो उसमें से हो सकती है। ठीक है। अब नागमती वियोग खंड का जो सारांश है, वो कथा का सार है, वो संक्षिप्त रूप से हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। अब स्टोरी क्या है इसकी नागमती वियोग खंड की, वो पढ़ लेते हैं।
सिंगल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती, यानी कि पद्मावती किसकी कन्या थी? स्क्रीनिंग में ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं कि पद्मावती कहाँ की रानी थी? सिंगल द्वीप की थी। किस राजा की कन्या थी? गंधर्व सेन की। रूप और गुण में जगत में अद्वितीय थी, मतलब उसके समान कोई दूसरा नहीं था। उसके योग्य वर कहीं न मिलता था। उसके पास हीरामन नाम का एक सुआ तोता था। सुआ मतलब तोता। मतलब रानी जो है पद्मावती जो है वो गंधर्व सेन की कन्या थी, सिंगल द्वीप के राजा की लड़की थी, और उसके पास एक हीरामन नाम का तोता भी था। और मैंने आपको अभी बताया कि जो हीरामन तोता है यहाँ पर वो गुरु का प्रतीक है, ठीक है, याद रखना है। और जो रतन सेन है वो मन का प्रतीक है। उसके योग्य ये हमने पढ़ लिया था। जिसका वर्ण सोने के समान था, जो पूरा वाचाल, वाचाल होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला, और पंडित था। मतलब जो हीरामन तोता था उसका वर्ण जो है वो सोने का था, और वो पूरा वाचाल था, मतलब बोलचाल में काफ़ी निपुण था और पंडित था। एक दिन, अब ये प्रतीकार्थ रूप में है, आप ये मत सोचना कि जो तोता है वो पंडित कैसे हो सकता है। एक दिन वह पद्मावती से उसके वर न मिलने के विषय में कुछ कह रहा था कि राजा ने सुन लिया। एक दिन वह पद्मावती से कुछ कह रहा था कि तुम्हारा जो वर है, तुम्हारे लायक जो लड़का है, राजा है, वो क्यों नहीं मिल पा रहा, क्योंकि पद्मावती सुंदर थी। और जब वो ये सारी बातें तोता पद्मावती को बता रहा था तो राजा उसे सुन लेता है और बहुत कोप किया, मतलब क्रोध किया। सुआ राजा के डर से एक दिन उड़ गया। उसने सोचा कि राजा ने तेरी बात सुन ली, अब वो तुझे कुछ दंड देगा। तो वो सुआ तोता क्या करता है, एक दिन उड़ गया। पद्मावती ने सुनकर बहुत विलाप किया। जब पद्मावती को पता चला कि तोता चला गया है तो वो काफी विलाप किया। सुआ वन में उड़ता उड़ता एक बहेलिया के द्वारा पकड़ लिया गया, जिसने बाजार में लाकर उसे चित्तौड़ के एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। उस ब्राह्मण को 1 लाख देकर चित्तौड़ के राजा, मतलब क्या था कि वो तोता जो है उड़ता उड़ता एक बहेलिया द्वारा पकड़ लिया जाता है, और बहेलिया उसे बाजार में लाकर चित्तौड़ के एक ब्राह्मण के हाथ में बेच देता है। ठीक है, चित्तौड़ के, ध्यान रखना पीजीटी में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे थे। जो एचपीएससी है उसने इसी प्रकार से प्रश्न पूछे थे, इसलिए इनको ढंग से पढ़ लेना। जो आपका टॉपिक है उसके बीच में से प्रश्न पूछे थे। तो उसने बहेलिया ने चित्तौड़ के एक ब्राह्मण को बेच दिया। अब राजा रतन सेन ने क्या किया, ब्राह्मण को 1 लाख देकर, ध्यान रखना 1 लाख रुपए देकर चित्तौड़ के राजा रतन सेन ने उसे ले लिया। ठीक है, तो उसने क्या किया, उस ब्राह्मण से, जो चित्तौड़ का ब्राह्मण था, उससे खरीद लिया। धीरे धीरे रतन सेन उसे बहुत चाहने लगा। अब रतन सेन को भी उस तोते से काफ़ी प्रेम हो गया था। एक दिन जब राजा शिकार को गया तब उसकी रानी नागमती ने उसे अपने रूप का बड़ा गर्व था, आकर सुए से पूछा कि संसार में मेरे समान सुंदरी भी कहीं है। देखो, अब ये गलत कर दिया, नागमती ने तोते से ही पूछ लिया कि क्या मेरे समान कोई सुंदर स्त्री है। अब तुम्हें पता है कि पद्मावती तो अद्वितीय सुंदरी थी, और उस सुंदरी का तोते को पता भी था। ठीक है, इस पर सुआ हंसा, मतलब तोता हंसा, और उसने सिंगल की पद्मिनी का वर्णन करके कहा कि उसमें और तुम में दिन और अंधेरी रात का अंतर है। देखो, इतना कुछ, इतना अच्छी उसकी प्रशंसा कर दी पद्मिनी की। रानी ने इस भय से कि कहीं ये सुआ राजा से भी इन पद्मिनी के रूप की प्रशंसा करे, उसे मारने की आज्ञा दी। रानी ने सोचा कि अगर ये तोता कहीं गलती से राजा रतन सेन को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बता देगा तो तेरी इज्जत जो है, तेरा जो सम्मान है वो खत्म हो जाएगा। तो ये इस डर के मारे रानी ने क्या किया कि उसे मारने की आज्ञा दे दी। पर चेरी ने, मतलब जो जिसको आज्ञा दी थी वो चेरी था, चेरी ने उसे राजा के भय से मारा नहीं। अब चेरी को ये पता था कि रानी ने तो आज्ञा दे दी, लेकिन जैसे ही राजा को पता चलेगा तो राजा को ये तोता बहुत ही प्यारा है, तो उसने राजा के भय से मारा नहीं और अपने घर छिपा कर रखा। तो आपसे पूछ ले कि तोते को अपने घर पर किसने छुपा कर रखा था, तो चेरी ने छुपा कर रखा था। राजा रतन सेन ने तोता कितने रुपए में खरीदा, तो 1 लाख रुपए में खरीदे था। किससे खरीदा था, चित्तौड़ के ब्राह्मण से खरीदा था। लौटने पर जब सुए के बिना राजा रतन सेन बहुत व्याकुल और क्रुद्ध हुआ,
तब सुआ लाया गया। मतलब राजा रतन सेन आकर अपने तोते के बारे में पूछता है और तोता उसे घर नहीं मिलता है। उसको बड़ा गुस्सा आता है और काफ़ी बेचैन हो जाता है और फिर ढूंढ कर क्या तोते को लाया गया। उसने सारी व्यवस्था कह सुनाई। अब तोते ने फिर वो सारा घटनाक्रम राजा रतन सेन के सामने रख दिया। पद्मनी के रूप का वर्णन सुनकर राजा मूर्छित हो गया। यही तो रानी नागमती को डर था कि राजा रतन सेन कहीं पद्मनी के रूप पर आकर्षित ना हो जाए, और अंत में वियोग से व्याकुल और उसकी खोज में घर से जोगी होकर निकल पड़ा। जोगी का एक रूप लेकर राजा रतन सेन पद्मावती की खोज में घर से निकल पड़ते हैं। उसके आगे आगे राह दिखाने वाला वही हीरामन सुआ था। अब हीरामन को पता था कि रानी नागमती कहाँ पर, रानी जो पद्मनी है वो कहाँ पर है, और साथ में 16,000 कुंवर जोगियों के वेश में थे। मतलब जो 16,000 कुंवर यानी कि जो राजकुमार थे वो भी जोगियों के वेश में। तो ध्यान रखना है कितने कुंवर जोगियों के वेश में थे, तो 16,000। क्योंकि याद रखना जो स्पीति में बारिश नामक एक लेसन था उसमें एचपीएससी ने पूछा था कि उसकी जनसंख्या कितनी थी। तो इस तरीके के प्रश्न पूछने में भी एचपीएससी हिचकिचाती नहीं है। तो 16,000 कुंवर जोगियों के वेश में थे। ठीक है। कलिंग से जोगियों का ये दल बहुत से जहाजों में सवार होकर सिंगल की ओर चला। कहाँ पर चले? सिंगल द्वीप की रानी थी, और अनेक कष्ट झेलने के उपरांत सिंगल पहुंचा। मतलब वो जो कलिंग से निकले थे, ये कलिंग से जो जोगियों का दल था पूरा का पूरा राजा रतन सेन सहित, वो सारे अनेक कष्ट झेलते हुए अंततः सिंगल द्वीप पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने पर राजा तो शिव के एक मंदिर में जोगियों के साथ बैठकर पद्मावती का ध्यान और जप करने लगा, और हीरामन सुए ने जाकर पद्मावती से ये सब हाल कहा। मतलब उसने पद्मावती को जाकर बता दिया। तो राजा रतन सेन अपने जोगियों के साथ किस मंदिर में बैठा? तो शिव मंदिर में बैठा। देखो इस तरीके से आपको प्रश्न निकाल लेने हैं। राजा के प्रेम की सत्यता के प्रभाव से पद्मावती प्रेम में विकल हुई। मतलब वो भी बेचैन होगी। श्री पंचमी के दिन पद्मावती शिव पूजन के लिए उस मंदिर में गई, पर राजा उसके रूप को देखते ही मूर्छित हो गया। मतलब पद्मावती जो है हीरामन तोते से पर वो सारी कहानी सुनते ही वो भी शिव पूजन के लिए शिव मंदिर में आ जाती है, जिस शिव मंदिर में राजा रतन सेन रुके हुए थे। और किस दिन आती है? श्री पंचमी के दिन। और राजा उसके रूप को देखते ही मूर्छित हो गया, उसका दर्शन अच्छी तरह न कर सका। जागने पर राजा बहुत अधीर मतलब बेचैन हुआ। इस पर पद्मावती ने कहला भेजा कि समय पर तो तुम चूक गए, अब तो इस दुर्गम सिंगलगढ़ पर चढ़ सको तभी मुझे देख सकते हो। मतलब वो राजा मूर्छित हो गया, और रानी क्या है शिव पूजन करके और वापिस भी आ गई। और उन्होंने क्या कहलाकर संदेशा भिजवाया राजा रतन के पास कि जब तुम इस दुर्गम मतलब जिस पर चढ़ना कठिन हो उस सिंगलगढ़ पर ही चढ़कर तुम मुझे देख सकते हो। शिव से सिद्धि प्राप्त कर राजा रात को जोगियों सहित गढ़ में घुसने लगा। ठीक है। और सवेरा हो गया और पकड़ा गया। भाई गढ़ पे चढ़ेगा तो सिंगल द्वीप के जो राजा हैं वो तो पकड़ेंगे। राजा गंधर्व सेन की आज्ञा से रतन सेन को सूली पर चढ़ाने ले जाया जा रहा था कि इतने में 16,000 जोगियों ने गढ़ को घेर लिया। क्योंकि तुम्हें पता था कि राजा रतन सेन 16,000 जोगी यानी कि कुंवर जो थे, जो राजकुमार थे, उनको साथ लेकर गया था। महादेव, हनुमान आदि सारे देवता जोगियों की सहायता के लिए आ गए। देखो यहाँ पर क्या था कि इस तरीके की जो बातें हैं ये प्रेमाखानों में मिलती हैं कि जब जो मेन नायक होता है वो किसी परिस्थिति में होता है तो जो देवी देवता हैं वो आकर उसकी रक्षा करते हैं। तो इन्हें सूफी जो मनस्वी कहा है, मनस्वी शैली कहा है। तो क्या ऐसे हमारे ऐसे हिंदू धर्म में ऐसे ग्रंथ नहीं है? हैं बहुत सारे जिनमें इस तरीके की सहायता की जाती है। गंधर्व सेन की सारी सेना हार गई और अंत में जोगियों के बीच शिव को पहचान कर गंधर्व सेन उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला कि पद्मावती आपकी है, जिसको चाहे दीजिए। इस प्रकार रतन सेन के साथ पद्मावती का विवाह हो गया और दोनों चित्तौड़गढ़ आ गए। यहाँ पर देखना कि क्या की राजा रतन सेन की सहायता किसने की? महादेव, हनुमान आदि सारे देवता जोगियों की सहायता के लिए आ गए। ठीक है। गंधर्व सेन की सेना हार गई। गंधर्व सेन कौन था? पद्मावती के पिता थे। तो वो हार गई उसकी सेना, और जोगियों के बीच शिव को पहचान कर, शिव को मतलब किसको पहचान कर?
उसको रतन सेन से को पहचान कर गंधर्व सेन ने उनके पैरों पर गिर पड़ा और उन्होंने कहा कि पद्मावती आपकी है। पद्मावती उसे सौंप दी और दोनों चित्तौड़गढ़ वापिस आ गए। ठीक है, उसके बाद अब बहुत ही कम बचा है हमारे पास, तो इसे भी थोड़ा सा ध्यान से पेशेंस के साथ पढ़ें। बादशाह को भारी फाटक तक पहुंचाने गया, तब अलाउद्दीन के छिपे हुए सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया और दिल्ली पहुंचाया गया। बादशाह को भारी फाटक तक पहुंचाने गया, मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया? अच्छा, मतलब हाँ ये रह गया ना भाई, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से रह गया। ठीक है, वो क्या करते हैं, पद्मावती उसे सौंप देते हैं। फिर रतन सेन की सभा में राघव चेतन नामक एक पंडित था, जिसे यक्षिणी सिद्धि प्राप्त थी। पंडितों को नीचा दिखाने के लिए उसने एक दिन प्रतिपदा को द्वितीया कहकर यक्षिणी के बल से चंद्रमा दिखा दिया। मतलब वो पंडित था और उसने कुछ इस तरीके से बता दिया कि आज प्रतिपदा नहीं है, आज द्वितीय है, क्योंकि उसे यक्षिणी जो विद्या थी उसका उसे ज्ञान था और उस बल से उसने चंद्रमा दिखा दिया। जब रतन सेन की सभा हो रही थी, राघव चेतन नाम का एक पंडित था उस सभा के अंदर, और उसने अपने उस बुद्धि से ये क्या किया, प्रतिपदा से को द्वितीय बता दिया और उस दिन चंद्रमा दिखा दिया। जब राजा को इस घटना का पता चला तो उसने राघव चेतन को देश से निकाला दिया। तो राघव चेतन किसका प्रतीक है? शैतान का प्रतीक है। राघव राजा से बदला लेने और भारी पुरस्कार की आशा से दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन के दरबार में पहुंचा और उसने दान में पाए हुए पद्मावती के कंगन को दिखाकर उसके रूप को संसार के ऊपर बताया। क्या कहा कि ये बदमाश था थोड़ा सा, राघव चेतन जो था वो जाकर और वो रतन सेन से बदला लेना चाहता था, और उसने सोचा कि ये बात मैं अगर किसी को बताऊंगा तो मुझे अच्छी खासी भारी राशि मिलेगी, और वे दिल्ली जाकर अलाउद्दीन के दरबार में पहुंच गया और दान में जो उसको कंगन मिले थे महारानी पद्मावती के, उसके रूप को संसार के ऊपर बताया। अलाउद्दीन ने पद्मिनी को भेज देने के लिए राजा रतन सेन को पत्र भेजा। अब राजा ये ऐसे ही होता था उस समय। अब ये अलाउद्दीन मोहित हो गया पद्मिनी पर और उसने रतन सेन के पास पत्र भेजा कि तुम पद्मिनी को मेरे पास भेज दो, जिसे पढ़कर राजा अत्यंत क्रुद्ध हुआ और लड़ाई की तैयारी करने लगा। कई वर्ष तक अलाउद्दीन चित्तौड़ को घेरे रहा पर उसे तोड़ न सका। अंत में उसने छल पूर्वक संधि का प्रस्ताव भेजा। ठीक है, किसने भेजा? अलाउद्दीन ने भेजा। किसके पास? रतन सेन के पास संधि का प्रस्ताव भेजा। राजा ने उसे स्वीकार करके बादशाह की दावत की। राजा के साथ शतरंज खेलते समय अलाउद्दीन ने पद्मिनी के रूप की एक झलक सामने रखे हुए एक दर्पण में देखी, जिसे देखते ही वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। प्रस्थान के दिन जब राजा बादशाह को भारी फाटक तक पहुंचाने गया, तब अलाउद्दीन के छिपे हुए सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया और दिल्ली पहुंचाया गया। ठीक है, पद्मिनी को जब ये समाचार मिला तब वह बहुत व्याकुल हुई, पर तुरंत एक वीर छत्राणी के समान अपने पति के उद्धार का उपाय सोचने लगी। गोरा और बादल नामक दो वीर क्षत्रिय सरदार 700 पालकियों में सशस्त्र सैनिक छिपाकर दिल्ली पहुंचे। मतलब रानी पद्मावती को जब ये समाचार मिलता है तो वह बेचैन हो जाती है और तुरंत वो क्या करती है, एक वीर छत्राणी की तरह अपनी भूमिका निभाती है और अपने पति का उद्धार करने का एक उपाय सोचती है। और उसके पास क्या थे? गोरा और बादल। ये भी पूछते हैं गोरा और बादल नामक दो पात्र कौन सी रचना के हैं? तो ये पद्मावत के हैं। दो जो वीर क्षत्रिय थे और सरदार 700 पालकियों में सशस्त्र सैनिक छिपाकर दिल्ली पहुंचे और बादशाह के पास ये संवाद भेजा कि पद्मिनी अपने पति से थोड़ी देर मिलकर तब आपके हरम में आएगी। मतलब पद्मिनी आ रही है और वो थोड़ी देर अपने पति से मिलेगी और फिर आपके हरम में, हरम जो है राजाओं के रहने की जगह होती थी, वहाँ आएगी। आज्ञा मिलते ही एक ढकी पालकी राजा की कोठरी के पास रखी गई और उसमें से एक लोहार ने निकलकर राजा की बेड़ियां काट दी। मतलब ये उसकी चालाकी थी। रतन सेन पहले से ही तैयार एक घोड़े पर सवार होकर निकल आए। शाही सेना पीछे आते देखकर वृद्ध गोरा तो कुछ सिपाहियों के साथ उस सेना को रोकता रहा
और बादल जो है रतन सेन को लेकर चित्तौड़ पहुंच गया। ये रानी की मतलब एक उपाय था, एक तरीका था। उसने पालकी में खुद न बैठकर एक लोहार ने निकल कर राजा की बेड़ियां काट दी तुरंत, और उन्होंने सोचा कि इसमें पद्मावती आएगी। और रतन सेन पहले से ही तैयार एक घोड़े पर सवार होकर निकल आए, मतलब एक तैयार घोड़ा खड़ा था उस पर। और उनमें से जो गोरा और बादल थे, तो गोरा तो कुछ सिपाहियों के साथ उस सेना को रोकता रहा, और बादल जो था रतन सेन को लेकर चित्तौड़गढ़ पहुंच गया। चित्तौड़ आने पर पद्मनी ने रतन सेन से कुंभलनेर के राजा देवपाल द्वारा दूती भेजने की बात कही, जिसे सुनते ही राजा रतन सेन ने कुंभलनेर को जा घेरा। लड़ाई में देवपाल और रतन सेन दोनों मारे गए। रतन सेन का शव चित्तौड़ लाया गया। उसकी दोनों रानियां नागमती और पद्मावती हंसते हंसते पति के शव के साथ चिता में बैठ गई। पीछे जब सेना सहित अलाउद्दीन चित्तौड़ में पहुंचा, तब वहां राख के ढेर के सिवा कुछ न मिला। तो ये थी एक कहानी नागमती वियोग खंड की, और अच्छे से आपके समझ में आ गई होगी। और पद्मावत जो है नागमती वियोग खंड आपको इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से इनके पद आपको मिलेंगे, और पदों के जो हैं ये शब्द अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। सभी बुक में आपको इसी प्रकार से मिलेंगे। और इनकी जो है अभी तो आपके ये कोई काम आने वाली नहीं है, सारी ये कथा वही है जो अभी हम पढ़कर आए हैं। तो ये सब्जेक्टिव में आपके काम आएंगे, और अगर आप अभी से ये पढ़ने लगे तो काफ़ी हमारा समय इनमें बर्बाद हो जाएगा। फिर ये दूसरा पद है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें मैंने इतना ही दिखाया है, काफ़ी इसमें पद हैं, वो सब मैंने नहीं लिए हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इनको पढ़ते रहें। कितने अच्छे तरीके से मैंने बताए हैं कि किस प्रकार से HPSC प्रश्न पूछती है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं और बिना सब्सक्राइब किए चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।